हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का यानी प्रीवियस ईयर का हल कर रहे थे। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रारंभ करते हैं। उसके पहले प्रारंभ करें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि यदि कुछ लोग हम लोगों के साथ मिल करके और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसमें अपना थोड़ा सा भी योगदान दे सके तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला प्रश्न है, ये हमारा आज का जो प्रश्न पत्र है ये 2009 का जीएस का फर्स्ट पेपर है। तो जीएस फर्स्ट पेपर ये कर रहे हैं हम, जीएस फर्स्ट पेपर 2009 का हम आज हल प्रश्न पत्र करते हैं। तो इसमें से है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो निर्विवाद रूप से कितनी है, 18 है, ठीक है। तो पुराणों की संख्या 18 है, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। यानी इसमें दो चीजें पूछ रहा है, गुफा मंदिर पूछ रहा है कहाँ पर है, लेकिन वो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है। तो कहाँ है एलोरा, ठीक है। तो एलोरा कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा हो जाएगा उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। ये राष्ट्रकूट जो यानी कि प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर है वो भी कहाँ पर है, यहीं पर है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था, अवंतिका था, ठीक है। और उज्जैन क्या था, महाजनपदों में से एक था। तो जो अवंती महाजनपद है, ठीक है, वो क्या था, इसका अवंतिका उसकी राजधानी थी, ठीक है। यानी कि इसे अवंतिका कहा जाता था। और अवंती ये महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। अगला प्रश्न है, इनमें से वाक्यांश दिए गए हैं और इनमें से हमें क्या करना है, सही चुनना है। कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें हमारा क्या है, ए और बी दोनों क्या है, वो सही हैं। और बी जो यानी आर, सॉरी आर का मतलब रीजन, कारण, ये इसकी व्याख्या करता है, तो सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर इसका स्पष्टीकरण करता है, ठीक है, ए का स्पष्टीकरण है। तो क्या है हमारा, ये है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसका सर्वप्रथम क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था। काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती। तो हमारा उत्तर है प्रतिष्ठानपुर। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदगढ़ का, सांची का, सारनाथ का या कौशाम्बी का, ठीक है। तो सबसे सुरक्षित जो यानी कि हमारा अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ है वो है लौरिया नंदगढ़ का, ठीक है। ये बिहार में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अगला है प्रश्न, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्नलिखित क्या सम्मिलित थे। यानी कि क्या कारण था जिससे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। धर्म की सादगी बिल्कुल सही है, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थायी भाषा का प्रयोग, स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो इनमें से, और पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना का की सुदृढ़ता। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। तो एक, दो, तीन और चार हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार। तो ये चारों जो है इसमें प्रयोग की गई हैं। और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता की बात ही नहीं की जाती, यानी कि वैदिक का मतलब ही यहाँ पर नहीं आता है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता के जिन नदियों के तट पर बसी थी वे क्या थी, सिंधु, झेलम, चेनाब और गंगा, ठीक है। तो कौन सी थी, गंगा तो थी नहीं। तो एक, दो और तीन हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा बी, एक, दो, तीन। गंगा यमुना से कोई लेना देना नहीं इसका। अगला प्रश्न है, इनमें से पत्थर
पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या ब्राह्मी में? ठीक है, तो पत्थर पर प्राचीन शिलालेख जो थे वो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, और जो यानी कि ये शिलालेख किसके पाए गए हैं? अशोक के पाए गए हैं। ये मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपियों में भी है। ठीक है, इनमें प्राकृत भाषा क्या किया गया है? उत्तीर्ण किया गया है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन किसका है? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का, या किसका है? चैतन्य का है। तो किसका है ये? रामानंद का है। ठीक है, जो किसके से यानी किसके गुरु थे? कबीर के गुरु थे। ठीक है, कबीरदास ने यानी कबीरदास ने भी लगभग यही बात कही है। ठीक है, उन्होंने बोला था धर्म न पूछो, ठीक है, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, उसके ज्ञान से मतलब रखो। ठीक है, धर्म से मतलब नहीं है, सॉरी जाति से मतलब नहीं है। जाति ने पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। अगला है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावरा। ठीक है, तो तबला का जो आविष्कार किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। और अमीर खुसरो को तूताए हिंद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? ये जो है बहुत पॉपुलर प्रश्न है और यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। ठीक है, सिंहासनारोहण औरंगजेब का 2 बार हुआ था। ठीक है, पहली बार 31 जुलाई 1658 को आगरा के दुर्ग में। ठीक है, जहां पर इसने शाहजहां को यानी कि बंदी बनाकर रखा था। और दूसरा 15 मई और 1659 को। ठीक है, एक खजुआ और देवरई युद्धों के में विजय प्राप्त करने के बाद वो जो है ना सिंहासन पर क्या हुआ था? विधिवत बैठा था। ठीक है, तो औरंगजेब का 2 बार हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो ये था शाहजहां। ठीक है, इनमें से यानी कि जो 52 उपनिषद हैं उनका सिर ए अकबर के नाम से क्या किया गया था? फारसी में अनुवाद करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, कांग्रेस मंत्रिमंडल में गठन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो जिसना चाहे बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 1। तो डी का 1 इसमें क्या है? बी वाले में है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब? 20 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में। मंत्रिमंडलों का गठन 37 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो 4, 3, 2, 1 ये यही हो गया, हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसे किस नाम से जाना जाता है? मार्लिमेंटो सुधार। और इसका कितना हो गया? हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू प्लान 1। ठीक है, सॉरी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, 3 हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये वाला हो जाएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर यह बना था। स्वाधीनता अधिनियम ये माउंटबेटन है, माउंटबेटन प्लान पर। तो हमारा जो उत्तर हो गया 4 और 3 और 2 और 1, तो 4, 3, 2, 1 उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी हो जाएगा। ठीक है, 4, 3, 2, 1 उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आप लोग जानते हैं ये जवाहरलाल नेहरू, और ये 1929 में था। ठीक है, कहाँ पर? लाहौर में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में कार्य किया था? सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो और स्वदेशी। तो ये महिलाओं का योगदान भारत छोड़ो में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इन्होंने भूमिगत रह करके और आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में 4 घटनाएं हैं, इनमें से क्या करिए, उनका सही कालक्रम चुनिए। द्वितीय गोल सम्मेलन, जब महात्मा गांधी ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो इसमें से हमारा शुरुआत में सबसे पहले कहां से होगा? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के बाद क्या हुआ था? भगत सिंह को फांसी हुई थी। ठीक है, यानी कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च को 1931 को दी गई थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन ये 26 मार्च 31 से जो है ना 26 मार्च 31 से हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो ये सभी घटनाएं 1931 की हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और क्या हो जाएगा? चौथा। तो 4 3 1 2 सॉरी 4 3 2 1 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? गांधी जी ने, लोहिया जी ने, टैगोर जी ने या पटेल ने? तो देश नायक किसने कहा था? टैगोर जी ने कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? यानी कि 16 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता लखनऊ वाले में की थी AC मजूमदार ने। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र का सर्वाधिक यानी कहां पर है भारत में? पूर्वी दक्कन, उत्तरी मैदान क्षेत्र, पश्चिमी तट या पूर्वी तट? तो इसमें कौन है? पूर्वी दक्कन। ठीक है, वृक्ष से आच्छादित सर्वाधिक जो है वो क्षेत्र यहीं पर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को महान विभाजक वर्ष कहा गया है? इसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यह है 1921। 1921 में भारत की जनसंख्या दर ऋणात्मक थी। ठीक है, और वो थी -0.31%। 2001 की जनगणना के आधार पर इन राज्यों संघ शासित प्रदेश की जनगणना के अवरोही क्रम में स्थापित कीजिए। ठीक है, तो जनगणना से प्रश्न है, हम इसे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो 2011 का है उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें पुदुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और फिर उसके बाद क्या था? सिक्किम। ठीक है, ये हमारा जो जनसंख्या था वो था। अगला है, निम्नलिखित राज्यों को 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर अवरोही क्रम में बताइए, और इनमें क्या करना है? इन कोड से यानी निर्धारित करना। तो केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद फिर कम। तो केरल का सबसे ज़्यादा, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद मणिपुर। तो हमारा हो जाएगा 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 उत्तर हो जाएगा क्या? हमारा 25वां। अब इसके बाद है, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात 2000, ठीक है, यानी कि एक की गणना से पूछा था, 1000 से ऊपर है? तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश का पूछा था, तो उस समय कौन सा था? पुदुचेरी। पुदुचेरी में, ठीक है, यानी कि लिंगानुपात वो उल्टा है, यानी कि वहां पर 1000 पुरुषों पर 1001 महिलाएं थीं उस समय। निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी जनगणना 2001 में दिया गया किसी एक को नगरीय निर्धारित करता था? उस समय की बात है, यानी कि नगर कौन निर्धारित करता था? न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, ठीक है, या गैर कृषि कार्य संलग्न इसकी पुरुषों की संख्या न्यूनतम 75% होना चाहिए, जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए,
और न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो 1, 2 और 3 था, ये यानी कि यही था। इसमें से ये 10 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, नहीं दिया था, तो इसमें जो है ना हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ये उत्तर हो जाएगा इसमें नगरीय जनसंख्या के लिए। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था? तो 27.8% था। आज काफी बढ़ चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कई प्रश्न क्या है जनसंख्या से, 3-4 प्रश्न जनसंख्या से पूछा गया था। इनमें से एक ये भी जो है यानी कि जनसंख्या से ही प्रश्न है। कह रहा है इनमें क्या करना है आपको, अधिकतम नगरीकृत राज्य, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, अधिकतम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य प्रदेश, न्यूनतम घनत्व जनसंख्या वाला यानी कि न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश। ठीक है, तो इसका तो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें है अधिकतम जन घनत्व वाला यानी कि प्रदेश, वो क्या हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला दिल्ली, और अधिकतम नगरीकृत राज्य, ठीक है, तो अधिकतम नगरीकृत राज्य ये हमारा महाराष्ट्र फिर होगा। नगरीकृत राज्य तो फिर इसमें बदल जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे जो है यानी कि इसका ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ठीक है, अधिकतम नगरीकृत राज्य तमिलनाडु, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला यानी महाराष्ट्र, और अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश, ठीक है, वह है दिल्ली, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। 4, 3, 1, 2 हमारा हो जाएगा। तो उत्तर हो गया 4, 3 और 1 और 2। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार में कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सैडल पीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो जलग्रहण क्षेत्र किसका है सबसे अधिक? यानी उसमें दक्षिण जो है या पठारी नदियों में उनका है गोदावरी का। अगला प्रश्न है भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है? तो जानते हैं, ठीक है, इनमें से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ है बरची पानी, जोग, मीनमटी और कुंचिकल। तो इसमें जो सबसे ऊंचाई वाला है, ठीक है, वो कुंचिकल झरना है, 1493। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें ये दिया हुआ है सभी का। बरची पानी 1308, जोग 829, मिनीमटी झरना केरल में 984, कुंचिकल 1493 फीट की ऊंचाई। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कौन सा है? उड़ीसा। तो उत्तर पूर्वी उसमें है ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, अब ये है जो ICZ बनता है, यानी कि दक्षिण की तरफ यानी कि लौटते हुए मानसून के द्वारा की बात कर रहा है ये, तो प्राप्त करता है हमारा तमिलनाडु। इनमें से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बीकानेर, लेह, जोधपुर और जैसलमेर। तो कौन है? लेह। ठीक है, और लेह को क्या कहा जाता है? वो शीत मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है यानी यहाँ जो है ना, यहाँ 9.2 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जैसलमेर जो है उसमें 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पीलीभीत जिले में। अगला प्रश्न है भारत के लगभग 1/3 गाय और बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, वे राज्य कौन से हैं?
तो ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? बगलिहार, कुल मिलाकर बगलिहार परियोजना पूछा है, तो बगलिहार परियोजना कहां पर है? चेनाब नदी में है। इस बार चेनाब नदी पर जो पुल बना हुआ है, रेलवे पुल, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पुल, ठीक है, इसलिए चेनाब नदी पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ सकता है, या जो उधर 7 नदियां हैं उनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार, जब निर्माण हुआ था उसके अनुसार सजाएं। छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आप जानते हैं, ठीक है, कि जो है इनमें छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनमें दोनों में से एक है जो सबसे क्या हुआ है, यानी कि लास्ट में बना था, यानी कि 28वां राज्य बना था और एक 27वां राज्य बना था। तो इसमें छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के बाद बना था, फिर झारखंड बना था, ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा, और अरुणाचल और सिक्किम में, इसमें सिक्किम पहले बन गया था और अरुणाचल पर बाद में बना था, ठीक है। तो सिक्किम ये 1975, फिर उसके बाद जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड ये 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 और 2 और 1 और 3। तो उत्तर हो गया हमारा बी, 4 2 1 3। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान तो जानते ही हैं, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान का पहला स्थान, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान, महाराष्ट्र का तीसरा स्थान, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन से बहुपतित्व प्रथा को अब मानती है? गोंड, नागा, जौनसारी और टोडा। तो इसमें जो जौनसारी है वो तो है ही है, तो इसमें 3 में से जो हमारा उत्तर होगा वही होगा, तो या तो दूसरा और तीसरा है, 3 और 4, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि 3 और 4, जौनसारी और टोडा, ठीक है, ये जनजातियां वो करती है। तो जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, नायर और इरावा और तियान, ये जनजातियां बहुपतित्व, ठीक है, को मानती हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, संथाल या थारू। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? गोंड जनजाति है, ठीक है। ये ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इलाके में पाई जाती है। कथन है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, आर्द्र जलवायु पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, ये तो है ही है, सही है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल, जहां पर पानी ज्यादा बरसता है, ठीक है। तो यानी ए और बी, यानी ए और आर दोनों सही है। आर इसके क्या करता है, व्याख्या करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, ठीक है, ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश स्थल बाधित हैं? अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इनमें जो हमारा पहला है, यानी अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड, ये क्या है? स्थल बाधित देश है, ठीक है। तो उत्तर हो गया हमारा डी, ठीक है, 1 2 और 4। इसके बाद है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन से? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो कौन है? किलायू है। ये किलायू अमेरिका के हवाई द्वीप में है। 25 वर्षों से लगातार क्या हो रहा है? ये उद्भेदन की अवस्था में है। जो 4 जो है ना, यानी कि जो वो हैं ज्वालामुखी हैं, किलायू, माउंट एटना, पिटन डी ला फोर्नेस और है न्यामुरागिरा, ठीक है, ये 4 है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे? बी, ऑस्ट्रेलिया। इनमें है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जल धाराएं हैं? हम्बोल्ट ब्राजील,
ओयासियो और कनारी धारा। तो इसमें जो हम्बोल्ट है ये ठंडी धारा है, ठीक है। ब्राज़ील धारा ये गर्म धारा है। ओएसियो और कनारी धारा, तो 1, 3 और 4 हमारा क्या हो गए, ठंडी धाराएं हुई। उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगुला और पेरू। तो इसमें हमें गर्म धारा अब देखना है। तो गर्म धारा कौन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित कीजिए। एक्सिमो, मसाई, बुद्धू और बुशमैन, ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं जनजातियां और देश? तो इसमें एक या दो यदि यानी कि पता चल गया तो आसानी के साथ हम कर सकते हैं। एक्सिमो कहाँ पाया जाता है? कनाडा में पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रीनलैंड में। तो एक का कितना हो जाएगा? 3। तो एक का कितना हो गया? 3। तो सी बिल्कुल हमारा इसी से ही क्या हो जाएगा, यानी कि सेट हो जाएगा। तो एक्सिमो कहाँ पर पाई जाती हैं? कनाडा में पाई जाती हैं, ठीक है। जो मसाई है वो केन्या में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद है जो बुद्धू हैं वो सऊदी अरब में, और बुशमैन वो स्वाना में, ठीक है। तो 3, 4, 2, 1, तो 3, 4, 2, 1 आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? ठीक है, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो देश है कौन सा? बांग्लादेश। सबसे घने बसा हुआ बांग्लादेश है। इनमें है अगला प्रश्न की कथनों को विचार कीजिए और इनमें से कौन सा एक सही है वो बताना है। एल एकिला रोमानिया का एक प्रसिद्ध दुर्ग है, ठीक है। अब इसके बाद है एल एकिला फ्रांस में भूमध्य सागर किनारे प्रसिद्ध समुद्री यानी बालू तट है। एल एकिला फ्रांस का एक प्रसिद्ध दुर्ग है, या एल एकिला इटली का एक स्थान है, ठीक है। तो ये उत्तर है, एल एकिला इटली का एक स्थान है। और उस समय G8 का 25वां यानी कि जो 2009 में 35वां सम्मेलन हुआ था, इसलिए ये पूछा गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं था? समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और गणराज्य। तो क्या सम्मिलित नहीं था? प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो क्या क्या उसमें सम्मिलित नहीं था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द क्या किए गए? बाद में जोड़े गए। तो 1 और 2 और 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, बिल्कुल है। संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनसंख्या में निहित है, बिल्कुल है। यह एक एकीकृत शक्ति प्रदान करती है, प्रावधान करती है, नहीं, ये संघात्मक शक्ति है। तो 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का 13, 14, 15 और 16, ठीक है। तो इसमें कूट हमें देना है, तो कूट किस में है? यानी कि 1, 2, 3 और इनमें से सभी को क्या करना है, चुनना है। तो इसमें 13 में तो है नहीं, ठीक है। तो 14 से लेकर के कहाँ तक है? 14 से लेकर के और 18 तक है। तो 14 और 15 और कितना है? 16, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर हो गया कौन सा? 2, 3 और 4 है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं, व्यवहारों पर, न्यायिक व्यवस्थाओं पर, या बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, ठीक है। इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। भारत में केंद्र राज्य जो है वो इन सभी पर निर्भर करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी, यानी कि सभी चारों पर। कथन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीव रक्त हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये बिल्कुल है, दोनों सही हैं। और ये इसके क्या करता है? व्याख्या करता है, क्योंकि राजनीतिक दल की ही बात की जाएगी, ये दल अच्छा है, ये दल खराब है, ठीक है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, और आर स्पष्टीकरण है ए का। अगला प्रश्न है, इनमें कह रहा है, भारत में संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची है, ठीक है। वन किसके अंतर्गत आता है?
शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक और जन स्वास्थ्य। ठीक है, इनमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। वन समवर्ती सूची में बिल्कुल सही है। शेयर बाजार वो समवर्ती सूची में नहीं है, वह है संघ सूची में। ठीक है, डाकघर संघ सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है कब? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने के लिए, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य की सहमति से, और बिल्कुल सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे, बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो गया सभी चारों। ठीक है, उसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यानी कि बताइए, भारत संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसमें क्या है, ये आपका सही है। इसके धार आयोग ने राज्य पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, बिल्कुल सही। धार आयोग ने क्या किया था? ठीक है, भाषाई आधार पर वो कर दिया था। और नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, ये अध्यक्षता वाली कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी सही है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 तीनों सही हैं। इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, सभी तीनों सही हैं। संविधान की उद्घोषिका या उद्देशिका में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है। इसका संशोधन नहीं किया सकता, ये गलत है। किया जा सकता है, एक बार किया जा चुका है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या चीज़ है? ये भी सही है। तो 1, 2 यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 और 4 सही है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, कहने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। ठीक है, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, ये भी सही है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, ये भी है। अब इसके बाद है उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए। ठीक है, तो उच्च न्यायालय से राज्यपाल क्या करता है? कोई परामर्श, ठीक है, यानी कि मांगने के लिए क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो हमारा 1, 2, 3, 4 हो गया। तो उत्तर हो गया 1, 2, 3 और 4। क्लियर हो गया? तो राज्यपाल को हाई कोर्ट से किसी भी तरह का कोई यानी कि वो मांगने की क्या नहीं है? परामर्श मांगने का जो है व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। ठीक है, तो कौन रहा है? वो हमेशा रहता है ब्याज की अदायगी। और ये कई बार प्रश्न क्या किया गया है? पूछा गया है। इसमें कह रहा है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद का आसीन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? शुरुआत की बात कर रहा है, तो कौन से? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, बिल्कुल सही है। राधाकृष्णन। वीवी गिरी के पहले जाकिर हुसैन बने थे, फिर वीवी गिरी बने थे। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया किस चीज के लिए? संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, बिल्कुल सही है। विकास के लाभ यानी कि समरूप विस्तृत करने के लिए, सही है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने के लिए, ये भी सही है। उपलब्ध संसाधनों को उपयोग के अधिकतम बनाने के लिए, ये भी सही है। तो क्या है? सभी चारों सही हैं। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक जोन, ठीक है, यानी कि सेज किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? वो 2005 में पारित हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो कौन सा? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण और भूमि सुधार। तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण ये असमानता को घटाने का नहीं है, असमानता को क्या करना है? ये बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये है हमारा बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर भारत में। ठीक है, ये इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही के वर्षों में भारत को अधिकतम विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली। जीवन बीमा व्यवसाय, बैंकिंग क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, फिल्म निर्माण या मेडिकल पर्यटन। ठीक है, तो इसमें वही है, ऑटोमोबाइल यानी फिल्म निर्माण और मेडिकल पर्यटन में ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक है, तो वही तीनों हमारे 1, 2 और क्या है? 3 है। तो यानी कि जीवन बीमा व्यवसाय, बैंकिंग क्षेत्र और ऑटोमोबाइल क्षेत्र, इन्होंने सब ज़्यादा क्या किया था? एफडीआई, ठीक है, वो आकर्षित किया था। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग से संबंधित कथनों पर कौन सा सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही है? 2 और 3। ठीक है, उस समय दूसरा सबसे बड़ा कृषि उद्योग था और सबसे बड़ा उपभोक्ता था। ठीक है, सबसे बड़ा जो यानी कि उत्पादक था वो उस समय दूसरा देश था। वैसे जो है यानी कि ब्राजील या क्यूबा कभी कभार भारत को क्या करते हैं? ठीक है, चीनी उत्पादन में पीछे छोड़ देते हैं, कभी भारत उनको पीछे छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो ये उस समय की बात हो रही थी, तो उस समय 99 से 2000 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको वर्तमान में आधार वर्ष जो भी है, 13 है, 14 है, 11 है, 12 है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों में, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या हैं? वो जो वसूली नहीं की जाती हैं, जिनकी वसूली नहीं हो सकती है, वही है गैर निष्पादित संपत्तियां, यानी कि एनपीए। एनपीए आप लोगों ने एनपीए बहुत बार सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इन कथनों पर विचार कीजिए। 200 करोड़ रुपए की कुल धनराशि कार्पस का जल विभाजक विकास फंड स्थापित किया गया है। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम करने का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत राज्य में अनुदान आधारित परियोजनाओं हेतु 2/3 धनराशि दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो था वो यही 1 और 2 सही था, और इसमें 2/3 धनराशि, ठीक है, ऋण के रूप में दी जानी थी। ठीक है, अनुदान के रूप में नहीं दी जानी थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2 सही है। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता प्राप्त ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन इनोवेशन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, तो उसके 4 घटक थे इनोवेशन के। ठीक है, तो ये उस समय का करंट का प्रश्न था। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, बिल्कुल। अदृश्य व्यापार और ऋण, ये तीनों क्या होते हैं? इसमें यानी निहित होते हैं। अब पैकेजिंग यानी संवेष्टन की महत्ता बढ़ गई है। कारण क्या चीज है? कि उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, सही है। उत्पादों को आकर्षक बनाता है, बिल्कुल सही है। उत्पादों को विश्वसनीयता बढ़ाता है, ये सभी जो है क्या है? सही है। मतलब कि पैकेट में प्राप्त होना वस्तु, ठीक है, जैसे अब आटा भी क्या है? पैकेट में मिलता है। ठीक है, तो वो है। और ब्रांडेड हम देखते हैं तुरंत कि ये इसका है, ठीक है, उसे खरीद लिया जाता है। बैंक दर वह होती है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है? जिस पर उधार देता है, ये बैंक दर होती है। अक्टूबर 9 में 2009 में निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 93-94 से हटा करके किस वर्ष कर दिया जाए? तो 2004 से 2005
पास कर दिया जाए। ठीक है, तो ये उत्तर था हमारा डी। अगला प्रश्न है, कथन है व्यापारियों एवं निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम एवं नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है। व्यापारी निर्माता पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। आर बिल्कुल गलत है, ए सही है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से कार्यों की मदद सम्मिलित हैं? तो इसमें सिंचाई में त्वरित गति लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदियों परियोजना में इंटरलिंकिंग, जल बॉडी यानी वाटर बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार, सिंचाई परियोजना को विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। ठीक है, तो इसमें ये नहीं आता है। ठीक है, चौथा नहीं आता है, बाकी तीनों सही हैं। तो हमारे क्या है उत्तर, 1, 2 और 3 है। कह रहा है भारत निर्माण में यह है क्या, ये मदें हैं। ठीक है, कार्य की मदें ये है। अगला प्रश्न है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, गलत है। दोनों बल्बों का रेजिस्टेंस समान है, गलत है। ठीक है, अधिक प्रकाश देने वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है, यह भी गलत है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जिसका होगा वो क्या करेगा, कम प्रकाश देगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है हमारा क्या, कि कम प्रकाश देने वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसमें है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसी को ही हम बोलते हैं यूनिट। ब्लू मून की परिघटना कब होती है? ठीक है, ब्लू मून की परिघटना तब होती है जब एक वर्ष में 12 चंद्रमास से कुछ क्या होते हैं, अधिक दिन होते हैं। ठीक है, तो ब्लू मून की घटना होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्धांत को गलत साबित करने में जोखिम में डाल सकता है? ठीक है, माइक्रोवेव फोटॉन, न्यूट्रिनो, तरल क्रिस्टल और प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड। तो कौन सा है, माइक्रोवेव फोटॉन। उत्तर हो जाएगा ए वाला। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेंस ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, कारण इसका यह है कि इसका प्रकाश विस्तीर्ण करने हेतु अधिक सतह होती है, यानी लंबी होती है ट्यूब, सही है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव पर प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। और ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, ये भी सही है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है, यानी कि सभी है। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? संवर्धित जो यूरेनियम होता है वो होता है जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम पाया जाता है, जिसमें U-235 आइसोटोप का जो घटक है वो कृत्रिम रूप से क्या किया सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसे बोलते हैं यूरेनियम संवर्धन। और संवर्धित यूरेनियम ही क्या होता है, वो प्रयोग किया जाता है किसमें, जो परमाणु भट्टियां होती हैं ऊर्जा उत्पादन में। निम्न में से लेजर किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है? तो इसमें सेमीकंडक्टर लेजर प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में कथन दिए गए। एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं होती है। एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ लेकर के जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो हमारा जो है यानी कि इसमें रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाना, ये तो गलत है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, उसमें जो है ना यानी कि ऑक्सीजन के रूप में ही भरती यानी वो उसमें जो है ना दहन के लिए उचित व्यवस्था की जाती है। तो हमारा सिर्फ एक सही है, कथन एक सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो कथन क्या है, सिर्फ एक सही है। अगला प्रश्न है,
जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आते ही क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है, यही सही है। इसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसी क्रिया से सितारों में क्या मिलता है, ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, क्यों? कारण यह है कि इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है, तल के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। इसका कारण यह है। अगला प्रश्न है, जब सिले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं। कारण क्या है? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और वो जो यानी जो उसमें जो वो होते हैं बिस्किट होते हैं उसकी आर्द्रता को यानी नमी को वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त होता है वो कौन सा होता है, पूर्ण विकिरण तापमापी यानी पायरोमीटर। यही क्या होता है, सूर्य और तारों का जो प्रकाश है, ठीक है, उसका ताप नापने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, अति उच्च तापमापी भी इसे कहते हैं। इनमें से बताना है कि कारण है, कथन है, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, कारण है कि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वीय आकर्षण के कारण होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी और ये भी दोनों सही हैं और ये इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, और ये प्रयोग के द्वारा क्या किया गया है, यानी प्रदर्शित किया गया है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण करता है। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, उर्वरक की मात्रा का बार बार प्रयोग करके, बिल्कुल, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग करके, इन सभी के द्वारा क्या किया सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन पूर्ति की जा सकती है, आपूर्ति पौधों के लिए। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। प्रोटॉन यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो और न्यूट्रॉन अलग होगा, ठीक है, तो परमाणु भार अलग होगा। तो उत्तर हो जाएगा ए, समस्थानिक आइसोटोप। सिरका निम्नलिखित में से एक का जलीय घोल है, तो किसका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय घोल है। सॉरी, एस्टिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, बहुत ही यानी कि ये कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, और ये क्या है, बहुत ही नॉर्मल होता है। एस्टिक अम्ल में पानी मिला दिया जाए तो सिरका बन जाता है। अगला प्रश्न है, पुदीना निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में? तो पुदीना की पत्ती में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है, तेल पाया जाता है। ठीक है, मेंथाल तेल। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी एक कोश की औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिव्यू और सिनेरिया? तो ये आर्थी यानी आर्टीथर, ये क्या किया जाता है, मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर में आर्टे मिसिनिन बनाया जाता है इसके द्वारा। अगला प्रश्न है, चिलगोजा निम्नलिखित में से एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, किसका, पाइन से। ठीक है, चिलगोजा का क्या चीज है, यानी कि पाइन गेरार्दियाना चिलगोजा का जैविक रासायनिक नाम है। न्यूट्राइस्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, पोषक और औषधीय प्रभाव दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जिसमें न्यूट्रिशन भी हो और फार्मास्यूटिकल्स भी हो, तो न्यूट्राइस्यूटिकल्स उन्हें कहा जाता है। दोनों सूची को मिलाना है, ईईजी, ठीक है, ईसीजी, ईओजी और ईएमजी। ठीक है, तो इसमें ईईजी इलेक्ट्रॉन इम्फेलोलॉजी और जो है आपका ग्राफी,
ये मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी क्या करता है, उनका अध्ययन करता है। ठीक है, तो ईईजी किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। जो ईसीजी होता है वो हृदय का होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ईओजी, ठीक है, ईओजी जो है वो रेटिना से संबंधित होता है, और जो हमारा ईएमजी है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है, ये मांसपेशियों से संबंधित होता है। तो हमारा उत्तर हो गया ईईजी 3, ईसीजी मस्तिष्क तो 3 4 और 2 और 1, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 हमारा जो उत्तर हो जाएगा उसी में हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसमें, ठीक है, उसके पुत्रियों के पुत्र में उत्पन्न होंगे। ठीक है, महिला वाहक होती है और उसके यानी कि पुत्रों में दिखाई पड़ता है। इनमें से निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक तापन के असर को इंगित करता है। ठीक है, तो इनमें से क्या करते हैं, सभी करता है। बर्फ पिघलना, सागरीय तल का उत्थान, मौसमी दशाओं का परिवर्तन और ग्लोबी तापमान वृद्धि, ये सब है। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें पशुओं आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, सही है। मृदा विद्यमान विभिन्न खनिजों में असंतुलित कर देता है, ये गलत है। रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। कैंसर पैदा करता है। तो 1 और 3 और 4, तो 1 3 4 हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है, निम्नलिखित सूची में से उसे क्या करना है, चिन्ह करना है। एक अंतरिक्ष यान ऐसी अभियांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, ये क्या है, वो यही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है। इसमें ये चारों सही है। प्रथम नागरिक भी होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, सभा यानी कार्यकारिणी समिति का भी सभापति होता है, और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण रखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सभी चारों। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से चारों नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी। तो इनमें सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी, बनारस की थी। ठीक है, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। झांसी, मछली शहर, टुंडला और सैफई। तो इसमें यह बताने हैं कि कौन सा नगर पालिका, कौन क्षेत्र समिति, कौन नगर पंचायत और कौन है नगर निगम। ठीक है, तो नगर निगम जो है वो सबसे क्या है, यानी कि बड़ा होता है। तो हमारा जो उद है झांसी है, ये क्या है, एक नगर निगम है। तो यहीं से हमारा ये निर्धारित हो जाएगा जो प्रश्नों का उत्तर है। तो हमारा क्या हो गया, यानी ए झांसी में 4 हो गया, तो 4 3 1 और 2 हो गया। यानी कि झांसी हमारा क्या है, यह नगर निगम है। ठीक है, मछली शहर नगर पंचायत है, और टुंडला नगर पालिका परिषद है, और सैफई क्षेत्र समिति है। अगला प्रश्न है कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थान से सुमिलित नहीं है। कजरी बनारस, बिरहा, ठीक है, कानपुर। बिरहा कानपुर में नहीं, ये भी जो है ना यानी कि बनारस के आसपास में ही गाया जाता है, यानी पूर्वांचल का ही लोकगीत है। होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस में। इनमें से कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रा को निम्नलिखित कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे अध्ययन के लिए 20,000 रुपए देने का प्रस्ताव था। ठीक है, तो किसका, 12वीं के बाद जो है आगे यदि एडमिशन लेती थी तो 20,000 रुपए उसे दिए जाते थे। इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। इसमें ढोला मारू जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। रसिया, कजरी और विरहा कहाँ का है, ठीक है, यहीं के लोकगीत है। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कर्मा महोबा का, ठीक है, तो कर्मा जो है ये मिर्जापुर का नृत्य है। धुरिया बुंदेलखंड, नटवोरी पूर्वांचल और धीवर कहारों का, ठीक है, ये सब सुमिलित हैं। ए वाला वो गलत है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है, तो किससे है, ये रंगमंच से है। ठीक है, अभी उधर आया था ना नौटंकी हाथरस की,
विश्व बैंक द्वारा पोषित यानी कि सोडिक लैंड रिफ्लेमेशन रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट 2 किस जनपद में, ठीक है, चयनित था यानी लागू था? तो किस जनपद में था? सीतापुर में था उस समय, ठीक है। 17 जिले क्या किए गए थे? चुने गए थे। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीने के दौरान होती है। रबी होती है अक्टूबर नवंबर में। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो ये झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं था। जानवरों के लिए लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर यहाँ पर थे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन है? तो ये था कौशाम्बी, दोनों के हैं वहां पर कौशाम्बी में। UPSICD-DDC विशिष्ट उद्योगों होती पार्क स्थापित किए गए हैं। उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, एपरल नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। सिर्फ एपरल पार्क नोएडा में नहीं है, ठीक है, बाकी सब क्या हैं? सही हैं। ये कानपुर में है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। इसमें महर्षि सूचना औद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, एमईटी नोएडा, जगतगुरु भद्राचार्य विखंड यानी कि विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ। तो यही वाला जो यानी कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, ये जो है यहाँ पर, ये बाकी तो सभी हैं, नोएडा में है, चित्रकूट में है और ये लखनऊ में है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। यह प्रसिद्ध है यानी कहाँ का है तमाशा? ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसमें दिया है कलिंग पुरस्कार। इसमें सुमेलित जो नहीं है उसे हमें देखना है। विज्ञान की लोकप्रियता, डेविड कोहेन पुरस्कार, साहित्य, ये दोनों सुमेलित हैं, ठीक है। बोल राग पुरस्कार कृषि, ये भी सम्मिलित है। पुलित्जर सम्राट यानी धर्म के लिए, ये जो है ना धर्म के लिए नहीं, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो हमारा यही क्या नहीं है, सम्मिलित यानी सुमेलित नहीं है। खेतों में प्रयुक्त होने वाली औजारों और मशीनों पर शोध और विकास हेतु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थान कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है, ये भोपाल में स्थित है। राजीव गांधी पुरस्कार श्रेष्ठतम योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें सुमेलित करिए 1 और 2। मैं एक हरफन मौला, ठीक है, झोपड़ी से राष्ट्रीय भवन तक, द आइडिया ऑफ जस्टिस, स्लम डॉग मिलेनियर, ठीक है। इनमें यानी कि ये हैं कौन सा सुमेलित है? तो मैं एक हरफन मौला, ये हैं A.K. हंगल, इनकी पुस्तक है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, ये महेंद्र कुलश्रेष्ठ का लिखा हुआ है पुस्तक। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन का है, ठीक है। स्लम डॉग मिलेनियर, ये विकास स्वरूप का है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो गया क्या? 3, 4, 2 और 1, ठीक है। तो बी उत्तर हो जाएगा। नेपाली फौज के हाल में नियुक्त प्रधान यानी उसमें कौन थे, कहाँ से नियुक्त होते थे? तो देसी जनजातियों से, ठीक है, प्रधान जो है ना वो नियुक्त होते हैं। इनमें से एकमात्र खिलाड़ी जिसे तीनों बड़े स्पोर्ट्स अवार्डों, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल अवार्ड, ठीक है, और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो कौन है? पुलेला गोपीचंद है, ठीक है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तानसेन बेनुबाजरा गोपाल नायक संगीतज्ञ स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्रों की स्थापना की थी? ठीक है, तो 5, ठीक है। वो जो है यानी कि इनके हैं बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, श्री रासिक बिहारी, गोरेलाल का मंदिर और 30 स्थान, ठीक है। यहाँ पर 5 स्थानों पर, ठीक है, अर्चना केंद्र
संगीत रचना केंद्र स्थापित हैं। कथन है शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका क्या है, उद्देश्य। ये दोनों सही हैं, लेकिन इसके ये व्याख्या नहीं करता, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, दोनों सही हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। इनमें से चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्यों से संबंधित नहीं है। तो बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये तीनों संबंधित हैं। ध्रुवतान जोशी, ठीक है, ये ध्रुव तारा जोशी जो है वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ठीक है। आईपीएल 2009 में जिन 2 खिलाड़ियों ने हैट्रिक की थी, 2009 की बात कर रहा है, वे कौन थे? तो बालाजी और हरभजन सिंह ने, रोहित शर्मा और युवराज सिंह ने ये क्या किया था, हैट्रिक किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन्हें मिलाना है, बुल्स आई, कैडी, ड्यूस और गुगली। गुगली किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डी में क्या हो गया, 1 हो गया, और डी में 1 हमारे पास 2 जगह है, ए में और सी में, ठीक है। बुल्स आई जो है वो किससे है, निशानेबाज से संबंधित है, तो ए में 3 है, तो ए में 3 यहां पर है और ए में 3 यहां पर है, तो हमारा उत्तर हो गया ए। तो बुल्स आई, ठीक है, निशानेबाजी। कैडी ये गोल्फ से संबंधित है, ड्यूस टेनिस से संबंधित है, गुगली क्रिकेट से संबंधित है। तो 3, 4, 2 और 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाला पुरस्कारों में से नहीं है? राजीव खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार। तो विश्वामित्र पुरस्कार नहीं है, ये कोई खेल पुरस्कार नहीं है। इनको सुमेलित करना है। Y2K ये किससे संबंधित है, कंप्यूटर से बिल्कुल सही है। गठिया यूरिक अम्ल बढ़ जाने पर सही है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से नापा जाता है। परम 10,000 क्या था, ये एक जो है सुपर कंप्यूटर है, तो यही गलत है हमारा, ये सुमेलित नहीं है। अगला है, इनमें से सुमेलित करना है LED, ठीक है, ये क्या है, लागत प्रभावी प्रकाश स्रोत। LCD और SARS और SCID, ठीक है। तो LED लाइट इमिटेड डायोड है, तो ये हमारा यानी कि ए का कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर LCD, तो जो LCD है ये है लोकप्रियता और प्रभावशाली माइक्रो यानी मोबाइल स्क्रीन। इसके बाद है SARS, ये हमारा पक्षियों की बीमारी, और SCID ये है बबल बॉयल सिंड्रोम। तो हमारा जो उत्तर हो गया 3, 4 और 2 और 1, तो 3, 4, 2, 1 हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, यह है डी उत्तर। अगला है, एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? तो एक बैरल लगभग 159, ठीक है, लीटर के बराबर होता है। एक देश अपने सेलिनी, ठीक है, परीक्षणकर्ता को चंद्रमा के कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश यानी कि बनने का गौरव प्राप्त किया, ठीक है। ये देश कौन सा था? तो ये देश था जापान, तो उत्तर हो जाएगा हमारा जापान, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा जापान। स्टूडेंट्स, ये हमारा 2009 का उत्तर प्रदेश PCS GS फर्स्ट पेपर का प्री का प्रश्न पत्र था। तो आगे यानी कि और भी हम यानी अब लाते रहेंगे। अब इसके बाद 2011 तक हम कर चुके हैं, उससे आगे हम 2000 के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से एक फिर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और कुछ लोग यदि हम लोग साथ जुड़ करके और यानी कि उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई में कुछ और कुछ जोड़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।